हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई थिंक एक जो भी बंदे आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मुझे बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन दोनों आपको दिख रही है अच्छे से। एक बार मुझे आंसर दे दीजिए कि मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन अगर आपको अच्छे से दिख रही है तो हम आगे मूव करते हैं। आज का जो ये हमारा सेशन होने वाला है सीटेट हिंदी पेडागोजी 15 में 15 नंबर पक्के। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक थंबनेल लगाया जाता है कि ऐसे नंबर पक्के कि जिससे ऑडियंस थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। बट बहुत फैक्ट की बात करूँ तो देखिए क्वेश्चन कभी कभी आपको आपके पढ़े हुए मिल जाते हैं, बट मेन जो एक मोटो होता है आपकी तैयारी का वो यही होता है कि आप जो भी तैयारी करो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब आप एग्जाम में जाओगे तो इससे मैच क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे तो आप एग्जैक्टली उसे कर लोगे। तो अभी जो भी है एक बार मुझे आप प्लीज़ मैसेज करके बता दें कि क्या आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है और क्या आपको मेरी आवाज़ भी प्रॉपर मिल रही है। अगर हाँ तो फिर हम राम का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन 15 क्वेश्चन की जंग में आपने कितने नंबर हासिल किए और आगे फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप बता दो कि क्या है आवाज़ और स्क्रीन का कोई इशू तो नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है आप सब अभी रिप्लाई देने के मूड में नहीं है, तो चलो मैं ही अपने दूसरे फ़ोन में देख लेती हूँ आवाज़ और स्क्रीन का। स्क्रीन जहाँ तक मुझे दिख रही है कि हाँ क्लियर है। चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा जो भी पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की रुकावटों को दूर कर सकता है। यहाँ पे दिया गया हुआ है कि कौन सा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की रुकावटों को दूर कर सकता है, यानी कि लक्ष्य में जो भी आपके रुकावटें होती हैं उन्हें कौन दूर कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका परिश्रमी व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो, आलसी व्यक्ति, या विश्वास पात्र व्यक्ति, या धनी व्यक्ति। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत ज़्यादा हमें सोचना है। इसका आंसर हमें सामने ही दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति है जो परिश्रम करता है, ऑब्वियस सी बात है अगर हम सब परिश्रम करेंगे तो हमारे सीटेट की राह में कितने भी कांटे होंगे उन्हें हम पार कर लेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी ऑप्शन के आंसर देते रहो और आई थिंक स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, परिश्रमी व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, या आलसी व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न है इसका जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो परिश्रम से जी नहीं चुराएगा, मेहनती व्यक्ति नहीं चुराएगा, असहाय तो ऑब्वियस सी बात है असहाय है पर जी चुराने वाला हो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। तो जो आलसी व्यक्ति है वो परिश्रम से क्या करेगा, वो जी चुराने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी महापुरुषों में कौन सा गुण समान है। जो सभी महापुरुष होते हैं उनमें कौन सा गुण समान होता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है रुचियाँ, यानी कि जो रुचि है उनकी रुचि समान होती है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कड़ी मेहनत। तीसरा कह रहा है पुस्तकों की रचना करना और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है कि पत्र लिखना। तो देखिए रुचियाँ जो है ज़रूरी नहीं है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सभी की रुचियाँ एक जैसी हों। तो इस ऑप्शन को हम चलिए एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब इससे हम कट कर देते हैं हमारे इस ऑप्शन को। कड़ी मेहनत, अब जाहिर सी बात है देखिए कोई भी व्यक्ति जो महान बना है उसने कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करी है तभी जा करके वो महान बना है। तो जितने भी महापुरुष हैं उनमें कौन सा गुण समान है, तो इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा कड़ी मेहनत। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महानता में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में मैं क्लियर कर दूं, जो शब्द आपके बाद में आते हैं, यानी कि जैसे कि सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे महान, ठीक है।
अब महान में आपने एक प्रत्यय लगा दिया जो है ता, तो अब ये क्या बन गया, महानता। तो यही पूछ रहा है कि महानता में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर अब मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, माँ तो होगा नहीं, क्योंकि अब महानता में कोई उपसर्ग लग के माँ नहीं बना है, और प्रत्यय जो आपका लास्ट में आता है तो माँ तो ऑब्वियस बात है कट ही जाएगा। नता तो महा, अब ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी हम अपना कट कर देते हैं। ता, अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा ता। तो महानता में जो प्रत्यय है वो क्या है, वो है हमारा ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या है। सो विलोम मतलब अपोजिट। अब यहाँ पे पूछ रहा है उन्नति का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है अपनीति, अवनीति, अवनति और अपकृति। तो जो उन्नति का विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अवनीति। क्या होता है, अवनीति। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर पूछ रहा है प्रत्यय वाला ही कि दूषित में कौन सा प्रत्यय है। दूषित में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय आपका आएगा। तो ता, तो हम देखें दूषी, तो क्या दूषी कोई ऐसा शब्द बन रहा है, तो ता को हम हटा देते हैं। इत और ईत, शित, अपशित तो जाहिर सी बात है ये नहीं रहेगा, तो ये हमारा हटा। अब बच रहा है बी और सी। तो दूषित है इत, छोटा ई वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा ये बी वाला। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि जब बच्चे का भाषा विकास हो रहा होता है तो उस समय बच्चे का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है, उस भाषा का अवसर मिलना। यानी कि जिस भी भाषा को बच्चा सीख रहा है उस भाषा के बच्चों को अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। तो उस भाषा का प्रयोग एवं अभ्यास इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि देखिए त्रुटियों में सुधार करने से बच्चा भाषा तो सीखेगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू है, महत्वपूर्ण पहलू अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण पहलू तभी होगा कि जब हमें किसी चीज़ का प्रयोग करने को मिलेगा, और प्रयोग करने के साथ साथ हम उससे अभ्यास करेंगे तो अधिक अच्छे से हम चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों में आपको सही कथन जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुबह की क्लास में तो आपके आंसर्स मिल रहे थे, इस समय आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। ईश्वर जाने कि आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, बट कोई नहीं, अभी मुझे भी भाग के जाना ही है, काम धाम करना है। तो मैं भी अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला को ख़त्म कर देती हूँ, और आप चाहना तो आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना। स्क्रीन सही से दिख रही है, सब कुछ मैंने अपने फ़ोन में लगा कर देख लिया है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सामने दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन में कोई इशू नहीं है, आई थिंक आवाज़ में भी कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे जो कथन है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो कथन दिया हुआ है, लिखाई और लेखन एक समान है। लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है। लिखना एक उत्पाद है। अब देखिए अगर इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो अगर कथन सही की बात की जाए तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, क्योंकि जो लेखन है, किसी भी व्यक्ति का जो लेखन होता है वो उसके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। उसके मन में जैसे जो विचार आते हैं वो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करता है वही उसका लेखन होता है। लिखाई का मतलब हो गया कि आपने कहीं से छाप कर लिख दिया, वो लिखाई है। तो लिखाई और लेखन एक समान नहीं है। लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है। अरे आप कहीं पे भी लिख दो यार। लिखना एक उत्पाद है, तो ये भी इसका रॉन्ग आंसर जाएगा। तो सही आंसर जो इसका है कि कथन जो सही है वो सही है हमारा बी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती हैं। एक अध्यापिका है जिनका नाम रेणु जी है, वो कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यह कहानी सुनाने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती हैं। वह कक्षा को किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल, ग्रुप कार्य मतलब समूह कार्य, या फिर ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो देखिए अब रेणु जी क्या कर रही हैं, रेणु जी कहानी सुना रही हैं अंग्रेजी में और कह रही हैं कि उसे हिंदी में अनुवाद करना या फिर अपने भाषा में, मतलब जिस पर्टिकुलर भाषा से बच्चा आ रहा है उस भाषा में उसे अनुवाद करने के लिए कह रही हैं। तो यहाँ पे रेणु जी क्या कर रही हैं, तो यहाँ पे जो रेणु जी कर रही हैं वो ट्रांसलैंग्वेजिंग का यूज़ कर रही हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता का आयोजन के रूप में का अर्थ है, यानी कि जो हम मल्टीलिंग्विस्ट या बहुभाषिकता को यूज करते हैं उसका क्या अर्थ है। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी में सीखते हैं। सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा तथा हिंदी में सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पे माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पे अंग्रेजी माध्यम के रूप में। तो यहाँ पे जो बहुभाषिकता की योजना के रूप में कार्य किया गया है, देखो सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा सीखते तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं और सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा तथा हिंदी सीखते हैं। तो देखिए जब भी कोई बच्चा, अब मैं अगर इसमें से एक एप्रोप्रिएट कथन देखने जाऊंगी तो उसमें से जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में ही शिक्षा अपनी आरंभ करते हैं। फिर वो जिस भी रीजन से हैं वो अपने अपने, और जैसे जैसे वे प्रगति करते रहते हैं तो जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होता रहता है वो उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से बहुभाषिकता का एक योजना के रूप में कार्य करने का अर्थ यही है कि अपनी मातृभाषा अपनी घर की भाषा में शिक्षा को आरंभ करना और समय के साथ साथ विकास के साथ साथ में उसमें और भाषाओं को, ज्ञान को जोड़ते रहना। चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां दे करके कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है। यानी कि मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो इस तरह से जो मैं आपको अपने पाठ से पूर्व एक तैयारी करवा देती हूँ तो उसे क्या कहा जाता है, पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, पठन के पश्चात के कार्य। अब देखिए ये हमारा एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक भाषा की शिक्षिका जो कक्षा की शुरुआत से पहले यानी कि पठन के पूर्व का कार्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसपे बड़ा अपवाद भी रहता है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, सह राज्यभाषा या शास्त्रीय राज्यभाषा। तो अब इस प्रश्न पे ज़्यादा मैं आपके साथ में वाद विवाद नहीं करने वाली हूँ। मैं आपका यहाँ पे एक जानना चाहूँगी कि आप इस क्वेश्चन के बारे में अपने क्या विचार रखते हो कि आपके अनुसार या जो आपको जो भी ज्ञान है उसमें आपने हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किसका दर्जा दिया है। जब भी हिंदी दिवस आता है तो बहुत लोगों की बहस होती है, मेरे से खास करके इस बात पर कि भाई ये भाषा नहीं है, वो भाषा है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बाद में मैं डिस्कस करूँगी इस आंसर पे। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पे पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पे यानी कि जो हमारे प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज पे हमारी पठन योग्यता यानी कि जो हम पढ़ ले रहे हैं, कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्णमाला की पहचान करना। तो वर्णमाला की पहचान करना, बच्चा अगर पठन योग्यता का हम आकलन कर रहे हैं यानी कि बच्चे को वर्णमाला की पहचान करना आ गया है तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं। विराम चिन्हों का भी ज्ञान उसे आ गया है। पठन पाठ को समझना यानी कि पाठ पढ़ते पढ़ते पाठ को समझना, या पठन में प्रवाह। तो देखो पठन में प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी है और बच्चा पाठ को नहीं समझ पा रहा है तो इस प्रकार से उसकी जो पठन योग्यता है उसका आकलन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर सही जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो देखो किसी भी बच्चे की जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को पहचानने का क्या तरीका होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है जिसमें हम बच्चे का निदान करते हैं और उपचार करते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है हमारा, और सामने हमारा दिख रहा है कि निदानात्मक परीक्षण होगा, लिखित परीक्षा, निष्पादन परीक्षण, योगात्मक परीक्षण नहीं, यहाँ पे हमारा निदानात्मक परीक्षण होगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आंसर नंबर बी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार, और ये कह रहा है कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर
संकेत करता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जब भी कभी भाषा और कोई और चीज़ आए तो बिना कुछ सोचे समझे आप आंख बंद करके चमोस्की मार दीजिएगा, क्योंकि भाषा के बारे में अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने बात करी थी तो वो हमारे चमोस्की साहब थे। तो चमोस्की यहाँ पे जाएगा। और हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से। तो ये हमारे 15 प्रश्नों का आज का जो भी एक था सीरीज थी। आप लोग जो भी आए बढ़िया है, वरना बाद में आकर के आप देखिएगा। इसी तरह से अब डेली हमारी एक रिवीजन सीरीज आती रहेगी। आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं शाम में ईवीएस की क्लास में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और ईश्वर करे आप सभी